नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर। आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आपका पसंदीदा सेशन, पसंदीदा क्लास प्रारंभ हो चुकी है। जल्दी से आप सभी क्लास में जुड़ेंगे। अक्षांश और देशांतर नामक टॉपिक लास्ट सेशन के अंतर्गत मैंने स्टार्ट किया था। इस टॉपिक को आज की क्लास में मैं आगे बढ़ाने वाला हूं, ठीक है जी। और अंत तक इस टॉपिक के पहुंचने का प्रयत्न आज की क्लास में करेंगे। लवलेश सरसिया जी, अंशुपाल जी, धर्मेंद्र सिंह जी, ब्रजेश कुमार जी, मंजीत यादव जी, पवन सैनी जी, रौनक चौधरी जी, राहुल कुमार जी, सौरभ जी, प्रियांशु श्रीवास्तव जी, आयुष यादव जी, विनीत जी, कौशल जी, विपेंद्र जी, शीलू जी, राजा कुमार जी, कौशल कुमार मिश्रा जी, हरिकेश प्रजापति जी, बॉबी गुज्जर जी, सभी लोग क्लास में लाइव आ चुके हैं। जो नहीं आए हैं आ जाइए फटाफट से बच्चे, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए भाई, सेशन स्टार्ट करते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं मैं आपको समझा चुका। लैटिट्यूड्स के बारे में आपको सारी चीजें मैं बता चुका हूं। बात अब हम करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं इसकी चर्चा करेंगे बच्चों। देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स की चर्चा करेंगे प्यारे बच्चे। लॉन्गिट्यूड्स, इनकी चर्चा करेंगे। तो भैया, ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये होती क्या है? देशांतर रेखाओं का मतलब है कि पृथ्वी के ग्लोब पर काल्पनिक रूप से खींची गई जो लंबवत रेखाएं हैं, पृथ्वी के ग्लोब पर काल्पनिक रूप से खींची गई जो लंबवत रेखाएं हैं, उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। उन्हें हम प्यारे बच्चे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। आपको मैंने बताया था नॉर्थ पोल और आपको मैंने बताया था साउथ पोल। ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करते हुए खींची जाती हैं। नॉर्थ पोल को, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींची जाती हैं। और बच्चों, ये भी काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस ही हैं। क्या है ये? काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, और नीचे वाला है मेरे प्यारे बेटा दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। ध्रुव यानी कि साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दो ध्रुव आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आप अच्छी तरीके से देख भी सकते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है जी, क्लियर हुआ? समझ में आया आपको? बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश रेखाएं कैसे खींची गई। राजा कुमार जी सर, 8 अप्रैल के सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ बता दीजिएगा। बता देंगे भाई, सूर्य ग्रहण बता देंगे। आज 8 अप्रैल है, रात को 9:12 से रात्रि 2 बजे तक सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। इसके बारे में भी अभी बता देंगे, लास्ट में बताएंगे बच्चे। याद दिला देना मुझे, रात लास्ट क्लास के लास्ट में मैं सूर्य ग्रहण के बारे में आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा भाई, ठीक है जी। कौशल सोलंकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, यू आर द ग्रेट टीचर कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। चलिए इधर आइए, पहले हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैंने लैटिट्यूड अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको बताया, ठीक उसी प्रकार से लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर रेखाओं पर भी हम लोगों को चर्चा करनी है। इन पर चर्चा करनी है, लॉन्गिट्यूड्स पर, देशांतर रेखाओं पर। आखिरकार इनको खींचा कैसे गया? देखिए, जिस प्रकार बचपन में हमने चांदे और प्रकाल का प्रयोग किया था और उन्हीं की सहायता से अक्षांश रेखाओं को खींचा, उसी प्रकार हमने चांदे और प्रकाल की सहायता से ही इनको खींचा, देशांतर रेखाओं को भी खींचा। इनको खींचा, देशांतर रेखाओं को खींचा। ये आधी पृथ्वी है, पृथ्वी का आधा भाग है ये। क्या है ये? पृथ्वी का आधा भाग है, आप आराम से देख सकते हैं।
ये पृथ्वी का केंद्र है, सेंटर इसे कहते हैं। ठीक है जी। और यहां से हमने वही काम किया, चांद एवं प्रकाश की सहायता से रेखाओं को खींचा। चांद इस सेंटर की सीध में एक बिंदु ये है। अब यहां से हमने क्या किया, चाप लगाए, आर्क्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, डैश 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 90 डिग्री और डैश 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 179 डिग्री ईस्ट। ठीक है। ये 0 डिग्री की रेखा यहां मिला दी हमने ध्रुव से, 1 डिग्री की चाप को हमने ध्रुव से मिला दिया, 2 डिग्री के चाप को हमने ध्रुव से मिला दिया, ये 3 डिग्री के चाप को हमने ध्रुव से मिला दिया, है ना। कुछ इसी प्रकार से हमने इन देशांतर रेखाओं को पृथ्वी के ग्लोब पर क्या कर दिया, ट्रेस कर दिया। अच्छी तरीके से देखो, 179 डिग्री ईस्ट तक, ये 1 डिग्री ईस्ट है, डैश 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 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, ऐसे चले हैं। अच्छा, इसके बाद हम वेस्ट, जो 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड है बच्चे, देशांतर रेखा है, वो अर्थ को 2 भागों में बांटती है, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये मेरे प्यारे बच्चे ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि ये पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध है बच्चे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर या ईस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है जी। और ये है मेरे प्यारे बच्चे पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या है बेटा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये पूर्वी गोलार्ध में रेखाएं खींच गई, सीधा यही काम हमने पश्चिमी गोलार्ध में भी किया। 1 डिग्री वेस्ट, वेस्ट 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, 4 डिग्री वेस्ट, डैश 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 90 डिग्री वेस्ट और इधर 179 डिग्री वेस्ट तक हमने रेखाएं खींच दी। कहां तक, 179 डिग्री वेस्ट। इस चाप को, 1 डिग्री के चाप को हमने ध्रुव से मिलाया, 1 डिग्री वेस्ट की रेखा हो गई। 2 डिग्री के चाप को ध्रुव से मिलाया, 3 डिग्री के चाप को पोल से मिलाया, 4 डिग्री के चाप को डैश 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 डैश, इस प्रकार से हमने रेखाएं खींच दी। ठीक है जी, इस प्रकार से हमने रेखाएं खींच दी। एक कॉमन रेखा और है भाई, देखो, एक तो 0 डिग्री वाली कॉमन रेखा है, ये वाली कॉमन रेखा है, 1 डिग्री वाली भी 2 रेखा, 2 डिग्री वाली भी 2 रेखा, 3 डिग्री वाली भी 2 रेखा, 90 डिग्री वाली भी 2 रेखा और 179 डिग्री वाली भी 2 रेखा। हर डिग्री की 2 रेखाएं हैं, 2 रेखा कॉमन है, एक 0 डिग्री वाली कॉमन रेखा है और 179 डिग्री ईस्ट और 179 डिग्री वेस्ट के बीच में 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट, ये भी एक कॉमन रेखा है। 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा भी एक क्या है, एक कॉमन रेखा है। क्या है, एक कॉमन रेखा है। वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, गौतम राज जी, नेहा जी, जरा चेक करो भाई, वीडियो इधर से तो सही है भाई, सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करके बताएं। ये बनाना आपकी इच्छा है भाई, वैसे तो बोर्ड पीडीएफ में ये मिलेगा ही मिलेगा, बोर्ड पीडीएफ में प्रतिदिन दिलवाता हूँ। अल्पा मौर्य जी का प्रश्न है, सूर्य ग्रहण दिन में होता है, रात में कैसे? बेटा अभी लास्ट में बताऊंगा, सूर्य ग्रहण पे चर्चा करूंगा, पहले इनको करा दें, फिर उसके बाद टॉपिक से भटकना नहीं है, मैं टॉपिक से भटक जाएंगे अगर मैं अभी आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बात करता हूँ तो। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं। सुखनाथ मुंदरी जी लेट हो गए तो कोई बात नहीं, अभी आप पढ़िए, समय है। ठीक है, अरविंद यादव जी बिल्कुल ब्लॉक नहीं है भाई, तुम्हें कौन ब्लॉक करने वाला है? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन देशांतर रेखाओं को ऐसे खींचा गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 1 से लेकर 179 तक, 179 रेखा तो इधर है पूर्वी गोलार्ध में, और 1 से लेके 179 तक 179 रेखाएं इधर हैं, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध में। एक रेखा ये है 0 डिग्री वाली और एक रेखा ये है 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट वाली। टोटल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 179 प्लस 179 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 360, 360। कितनी देशांतर रेखाएं हो गई भैया? 360 देशांतर रेखाएं हो गई।
बोलो कितनी देशांतर रेखाएं हो गई भैया? 360। 179 प्लस 179 358, एक ये ग्रीनविच रेखा 359 और एक 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट वाली रेखा 360। ये 360 देशांतर रेखाएं हो गई भाई। ठीक है जी, यानी कि कुल अक्षांश रेखा टोटल लैटिट्यूड्स 179 थी, कुल अक्षांश 181 थे टोटल लैटिट्यूड्स, और टोटल लैटिट्यूडिनल लाइंस 179 थी, मैंने बताया था आपको। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इज 360, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इनको कैसे खींचा गया और इनकी कुल संख्या कितनी होती है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, एक चीज और जानिए, यहां पर सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती हैं, आधा गोला बनाती हैं, हाफ सर्किल बनाती हैं। कैसे? यहां पर देखिए, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पर फिनिश हो जाती है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पर फिनिश हो जाती है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पर फिनिश हो जाती है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पर फिनिश हो जाती है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पर फिनिश हो जाती है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पर फिनिश हो जाती है। ये देशांतर रेखा है, ये अर्धवृत्त का निर्माण करती है, ये हाफ सर्किल का निर्माण करती है। बोलो किसका निर्माण करती है? हाफ सर्किल का, अर्धवृत्त का निर्माण करती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला रही हैं, हाफ सर्किल का निर्माण कर रही हैं। अच्छा, इनके बीच की दूरी कितनी होती है? विषुवत रेखा पर किन्हीं भी दो, ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा इक्वेटर पर किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर, लगभग 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है। कितनी होती है बच्चे? लगभग 111 किलोमीटर, लगभग 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी कितनी है? लगभग 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। एग्जैक्ट दूरी विषुवत रेखा पर कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर, ये इनके बीच की एग्जैक्ट दूरी है, 111.32 किलोमीटर। अच्छा, ये 111 किलोमीटर विषुवत रेखा पर दूरी है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे ये दूरी, ये डिस्टेंस घटती चली जाएगी। ये डिस्टेंस कैसी हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है, घट रही है, देख लो। और पोल्स पर, ध्रुवों पर ये डिस्टेंस बिल्कुल शून्य हो जाती है। बोलो क्लियर है? समझ में आया? ये भी एक क्वेश्चन आएगा। तो पृथ्वी के ग्लोब पर लंबवत रूप से, वर्टिकली ट्रेस्ड इमेजिनरी लाइंस ऑन द ग्लोब ऑफ द अर्थ क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360। और ये जो देशांतर रेखाएं हैं, इनकी विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर। ध्रुवों की ओर जाने पर ये लगातार घटती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। बोलो क्लियर? अच्छा, एक चीज और सुन लो, जब देशांतर रेखाओं को खींचा जा रहा था तो उस समय ब्रिटेन का दबदबा था विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर ब्रिटेन का दबदबा था। ब्रिटिश विद्वान जो थे वो अड़ गए कि नहीं भाई, पहली देशांतर रेखा तो हमारे देश से ही होकर गुजरेगी, पहली देशांतर रेखा जो है वो हमारे देश से होकर ही गुजरेगी। ब्रिटिश विद्वान अड़ गए इस चीज को लेकर, बड़े असमंजस की बात थी। जब ब्रिटिश विद्वान अड़ गए तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी, उनकी बात जो है बच्चों वो माननी पड़ेगी, माननी पड़ी। इसीलिए पहली देशांतर रेखा ब्रिटेन की राजधानी लंदन में स्थित ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजारी गई। किससे होकर निकाली गई? ग्रीनविच वेधशाला, ग्रीनविच वेधशाला। प्यारे बच्चे, वेधशाला क्या होती है? वेधशाला का मतलब है ऑब्जर्वेटरी। ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, ग्रीनविच वेधशाला। वेधशाला का मतलब ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी क्या होती है? जहां खगोल शास्त्र का
या हम कह सकते हैं सूर्य, चंद्रमा, तारे, खगोलीय पिंडों का, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का, आकाशीय पिंडों का, जहां पर अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, ऐसा सेंटर क्या कहलाता है? ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी कहलाता है। ग्रीनविच, ऐसा सेंटर ऑब्जर्वेटरी कहलाता है, सॉरी, ग्रीनविच उस एक ऑब्जर्वेटरी का नाम है। तो भैया ये जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, ये ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर ही गुजारी गई, इसीलिए इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से हम लोग पुकारते हैं। ठीक है जी। चलिए यहाँ पर जो भी चीजें मैंने बताई उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सभी बच्चे अपने कॉपी पेन को उठा लीजिए, जिसको लेखन कार्य करना है फटाफट से मेरे साथ साथ लिखते चलिए। ठीक है जी, मेरे साथ साथ लिखते चलिए, लेखन कार्य कंप्लीट कर लीजिए। पृथ्वी के ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। The imaginary lines drawn on the Earth's globe connecting the North Pole with the South Pole are called longitudes. सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। All longitudes form a semicircle और half circle. ठीक है जी बच्चे, अर्धवृत्त बनाती हैं, स्टार्ट नॉर्थ पोल से होकर साउथ पोल पर फिनिश हो जाती है। इस प्रकार एक आधा गोला बनाती है। कैसा बनाती है? आधा गोला बनाती हैं, अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। इसका निर्माण करती हैं, हाफ सर्किल का निर्माण करती हैं। बच्चे बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। The total number of longitudes is 360. Total number of longitudes is 360. 360 होती है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या। इसकी संख्या, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 0 डिग्री देशांतर रेखा ब्रिटेन के लंदन स्थित ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री की देशांतर रेखा ब्रिटेन के लंदन स्थित ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। द 0 डिग्री मेरिडियन पासेस थ्रू द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी इन द लंदन यूके, हैंस इट इज कॉल्ड द ग्रीनविच लाइन। ठीक है जी, इनको भी जल्दी से आप नोट कर लीजिए। कृष्णदेव जी पूछ रहे हैं, सर क्या सूर्य की गुरुत्वाकर्षण क्षमता खत्म हो जाएगी तो ग्रह आपस में टकरा जाएंगे? सर मेरे बेटा, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण क्षमता खत्म नहीं होगी। सूर्य में एक सुपरनोवा नामक एक विस्फोट होगा, और जब सूर्य में विस्फोट होगा तो उस समय सारे के सारे ग्रह जो हैं सूर्य के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, वो भी संभावित तौर पर खत्म हो सकते हैं। ठीक है जी। दुर्गेश दीवान जी, सर कल की मीटअप के बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा है, क्या हुआ था? प्लीज सर बताइए ना। मीटअप हुआ था, बस बच्चों से मिलने गए थे, आप नहीं आए। सर मेरा मैसेज दिख रहा है आपको? वरुण कुमार जी बिल्कुल दिख रहा है। कृष्णदेव जी, आपके सवाल का जवाब मिल चुका है बेटा। ठीक है, चलिए, जिन बच्चों को कॉपी करना था कॉपी कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर लगभग 111.32 किलोमीटर होती है। यह दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर घटती चली जाती है। विषुवत रेखा पर इस दूरी को गोरे कहा जाता है। पोल्स की ओर जाओगे डिक्रीज होगी, और विषुवत रेखा पर जो 111.32 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है उसे गोरे के नाम से बोला जाता, पुकारा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लॉन्गिट्यूड लाइंस इज अप्रोक्सीमेटली 111.32 किलोमीटर ऑन द इक्वेटर। दिस डिस्टेंस कीप्स डिक्रीजिंग गोइंग टुवर्ड्स द पोल। दिस डिस्टेंस एट द इक्वेटर इज कॉल्ड गोरे। गोर भी लिखा हुआ है कुछ पुस्तकों में, गोरे भी लिखा हुआ है। बेटा ग्रहण के बारे में मैं बताऊंगा आपको, क्यों परेशान हो, मैं सारी चीज बता दूंगा, परेशान मत हो। अभी ग्रहण के बारे में बताएंगे, बात करेंगे। आज तुम्हें हवन ववन तो नहीं करना मुझे लग रहा है कहीं साधना वाधना करनी हो तो? आज ग्रहण का समय है, बड़े एकदम उत्सुक दिखाई दे रहे हो पूजा पाठ में, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है मुझे लग रहा तुम्हें है? अभी बताते हैं, सारी चीजों पर चर्चा करके ही जाऊंगा। लास्ट में मुझे याद दिलाना, अभी इसको समझ लो, फिर ग्रहण के बारे में चर्चा जरूर करूंगा। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दोनों प्रकार के ग्रहण के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा, जरूर दूंगा, जरूर दूंगा, जरूर दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है भाई, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और सुनिए, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये भी आपने कॉपी कर लिया होगा, पूर्ण विश्वास है मुझे। इसके बाद
देखिए देशांतर रेखा अगर आपने पढ़ ली है तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जो विश्व में जो समय होता है ना वो देशांतर रेखाओं के अनुसार ही काउंट होता है। इसके अनुसार देशांतर रेखाओं के अनुसार काउंट होता है बच्चे। क्या समय, टाइम। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग क्रिकेट क्रिकेट तो सब देखते हैं ना, कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारी टीम क्रिकेट खेल रही है, और हमारी टीम जब क्रिकेट खेलती है भारत में खेल रही होती है तो हमारी घड़ी के अनुसार समय होता है। लेकिन जब हमारी क्रिकेट टीम विदेश जाती है, मान लीजिए ब्रिटेन चली गई, लंदन में मैच हो रहा है, ब्रिटेन में मैच हो रहा है, तो वहां की घड़ी का टाइम और हमारी घड़ी का टाइम अलग अलग होता है। श्रीलंका में हो रहा है तब भी हम देखते हैं स्टेडियम में इतने बज रहा है, हमारी घड़ी कुछ और बजा रही होती है, स्टेडियम में कुछ और बज रहा होता है। पाकिस्तान में मैच हो रहा है तब भी डिफरेंट टाइम्स होगा। क्यों ऐसा होता है? देशांतर रेखाओं के कारण होता है बच्चे। किस कारण होता है? लॉन्गिट्यूड्स के कारण होता है। बोलो बच्चे, किस कारण होता है? लॉन्गिट्यूड्स के कारण होता है, देशांतर रेखाओं के कारण होता है बच्चे। क्लियर है? कैसे? इस चीज को मैं समझाने जा रहा हूं। समय मापन हम लोग बात करेंगे, समय मापन पर। समय मापन, कैलकुलेटिंग ऑफ टाइम, कैलकुलेटिंग ऑफ टाइम, कैलकुलेटिंग ऑफ टाइम, समय मापन, इसकी चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा करेंगे बेटा, कैलकुलेटिंग ऑफ टाइम की चर्चा करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं टाइम, विभिन्न देशों में समय अलग अलग क्यों होता है? क्या भारत में भी समय अलग अलग हो सकता है? क्यों ऐसा होता है, ये चर्चा करेंगे। ठीक है जी। चलिए मुझे एक बात बताओ, पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है? अपनी एक्सेस पर कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है? आप कहोगे 24 आवर्स में पूरा कर लेती है। 24 आवर्स में पृथ्वी कितना घूम जाती है? 360 डिग्री। पृथ्वी बच्चे एक घंटे में कितना घूमेगी? 360/24 बराबर 15 डिग्री। 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 1 घंटा लगता है। 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 60 मिनट का समय लगता है। ठीक है जी, बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 60/15 बराबर 4 मिनट। कितना समय लगेगा बच्चे? 4 मिनट का समय लगेगा 1 डिग्री घूमने में। यहां पर देख लीजिए, ये बात मैं आपको बताना चाहता था। चलिए भाई, तो मेरे प्यारे बच्चे, प्रत्येक डिग्री देशांतर के अंतर पर समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। सर ज्योग्राफी कब तक पूरी होगी, प्लीज बता दीजिए। रुबीना कुशवाहा जी, मैं अगर चाहूंगा तो ज्योग्राफी 2 दिन में 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। मैं बड़े आराम आराम से करा रहा हूँ आपको ज्योग्राफी। अभी एग्जाम की डेट तो है नहीं, एग्जाम से पहले करा दूंगा। धीमे धीमे जितना कर लोगे आप, पढ़ाई कर लोगे, उतने धीमे धीमे पढ़ाई का आपको फायदा मिलेगा, दिमाग में रस जाएगी ये सारी चीज। फास्ट पढ़ाने से तुम्हें फायदा ना हो ना, मुझे फायदा हो जाएगा। मैं आराम से 1 घंटा खाली हो जाएगा, चैन से बैठूंगा, आराम से सो लिया करूंगा रूम में जाके। लेकिन मैं कह रहा हूं कि तुम लोगों को ज्योग्राफी समझ में आए। भाई मेरा कर्तव्य क्या है, मैं गुरु हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप समझिए, जल्दबाजी मत करिए। आज की क्लास में 3 कमेंट थे, कब कंप्लीट होगी कब कंप्लीट होगी, मैंने 3 बार उनको इग्नोर कर दिया। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई बहुत जल्दी है तो मुझे सारे बच्चे बता देना, मैं इस संडे से पहले ज्योग्राफी खत्म करा दूंगा। ठीक है जी, और आराम से पढ़नी हो तो मुझे बता देना, फिर मैं आराम से करा दूंगा। इंडियन ज्योग्राफी खत्म, 50% पार्ट। ज्यादा जल्दी है जब तक इंडियन ज्योग्राफी लगाओ, और अगर बहुत ज्यादा जल्दी हो तो सारे के सारे मुझे बता देना, मैं इस संडे से पहले ज्योग्राफी खत्म करा दूंगा। ठीक है जी। हाँ चलिए भैया, तो मैं क्या बता रहा था कि प्रत्येक डिग्री देशांतर के अंतर पर समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है।
वैसे अंदाजा अगर मैं बात करूं तो लगभग 20 लेक्चर्स के अंतर्गत आपकी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, लगभग 20 लेक्चर्स तक। ठीक है जी। चलिए अब आप यहां पर अच्छे तरीके से पढ़िए। तो कहने का मतलब प्रत्येक डिग्री के अंतर पर समय में 4 मिनट का अंतर आएगा। अच्छा, पश्चिम की ओर समय बढ़ेगा कि पूर्व की ओर समय बढ़ेगा? ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। पूर्व की ओर जाएंगे तब समय बढ़ेगा कि पश्चिम की ओर बढ़ेगा? बताओ, आप बताओ, मुझे बताओ फटाफट से, कैसे समय बढ़ेगा? प्यारे बच्चे, सूर्य का उदय किधर होता है? पूर्व दिशा में होता है पूर्व दिशा में होता है। जैसे मान लीजिए ये भारत है, इधर गुजरात है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल है। तो सूर्य की किरणें सबसे पहले कहां पड़ेंगी बच्चे? सूर्य की किरणें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ेंगी, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से ही उदित होता है। किस दिशा से उदित होता है? पूर्व दिशा से उदित होता है। इसीलिए सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश में पड़ेंगी, यानी कि सबसे पहले सवेरा कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा। अभी गुजरात में अंधेरा ही है, लोग सोएंगे जब तक यहाँ सवेरा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि चूंकि सूर्य पूर्व से उदित होता है, इसलिए पूर्व का समय हमेशा आगे होता है, पश्चिम का समय हमेशा पीछे होता है। ठीक है जी बच्चे। चूंकि सूर्य सन जो है वो राइज करता है किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। इसीलिए ईस्ट का टाइम जो है हमेशा आगे होगा और वेस्ट का टाइम हमेशा पीछे होगा बच्चे। ठीक है जी बच्चे। चलिए, मैं यही चीज आपको समझाने जा रहा हूं। मैंने आपको अभी अभी बताया कि टाइम कैलकुलेटिंग के बारे में चर्चा हो रही है। 1 डिग्री देशांतर के अंतर पर समय में 4 मिनट का अंतर आता है। क्योंकि सूर्य पूर्व से उदित होता है, अतः पूर्व का समय आगे तथा पश्चिम का समय पीछे होता है। अर्थात प्रत्येक डिग्री पूर्व में जाने पर समय 4 मिनट बढ़ेगा और प्रत्येक डिग्री पश्चिम में जाने पर समय 4 मिनट घटेगा। बोलो, क्लियर है? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स इन टाइम ऑन द डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री longitude. Since the sun rises from the east, therefore the time of the east is ahead and the time of the west is behind. That is, for every degree going east, the time will increase by 4 minutes. प्रत्येक डिग्री पूर्व में जैसे जैसे जाओगे समय 4 मिनट बढ़ेगा, प्रत्येक डिग्री पश्चिम में जाओगे समय 4 मिनट घटेगा। कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा अभी बताने वाला। जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर ले बच्चा। ठीक है जी। हाँ, मैं आराम से पढ़ाऊंगा नीरज मीणा जी, बिल्कुल। सर, सूर्य पूर्व दिशा से ही क्यों उदित होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, ऐसे करके। तो सबसे पहले हमें सूर्य कहाँ दिखेगा? पूर्व दिशा में ही दिखेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है जी। जब हम जैसे मान लीजिए बाइक से जा रहे हो, बाइक चलाकर जा रहे हो एकदम भूम ऐसे करके इस दिशा में, तो हमें कोई भी चीज किस दिशा में दिखेगी? ऐसे सामने दिखेगी। इसी प्रकार पृथ्वी कैसे बाइक चला रही है? इस प्रकार पश्चिम से पूर्व की ओर भूम ऐसे बाइक चला रही है। तो सूर्य पृथ्वी को सबसे पहले कहां दिखेगा? पूर्व, इस दिशा में, आगे की दिशा में, पूर्व दिशा में दिखेगा। इसलिए सूर्योदय पूर्व में होता है बच्चों। ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छा बेटा। कम से कम एग्जाम तक ये क्लासेस रहेंगी, ठीक है, कम से कम। बाद बाकी जो वायदा आपसे किया गया है इंफॉर्मेशन वीडियो के अंतर्गत अंकित सर के द्वारा, तब तक रहेंगी फिर। ठीक है। चलिए भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको आगे समझाते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। ये मान लीजिए 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, क्या कहते हैं इसे? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अब इसके इधर जाओगे तो ईस्ट मिलेगा, पूर्व दिशा होगी ईस्ट, और इसके इधर जाओगे तो एक पश्चिम दिशा आएगी जिसको हम कहेंगे वेस्ट। पश्चिम दिशा आएगी जिसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? वेस्ट कहेंगे। ठीक है। इधर जाओ आप, 1 डिग्री ईस्ट है ये, 1 डिग्री ईस्ट, ये 2 डिग्री ईस्ट है, 2 डिग्री ईस्ट, ये 3 डिग्री ईस्ट है, ये 10 डिग्री ईस्ट है, 10 डिग्री ईस्ट है। इधर आप जाइए, ये 1 डिग्री वेस्ट है, ये इधर आप आइए 2 डिग्री वेस्ट है, ये आइए
3 डिग्री वेस्ट है बच्चे, और ये 10 डिग्री वेस्ट है, 10 डिग्री वेस्ट, 10 डिग्री वेस्ट। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ईस्ट इधर वेस्ट इधर, प्रत्येक डिग्री ईस्ट पे जाओगे समय 4 मिनट बढ़ेगा। ये यहाँ पर कितने बज रहे हैं? 12, यहाँ कितने होंगे? 12 4, यहाँ 12 8, यहाँ 12 12, और यहाँ 12 40, 12 40। कितना हो रहा होगा? 12 40। क्यों? क्योंकि 10 डिग्री के अंतर पर 10 इंटू 4 40 मिनट का अंतर आ जाएगा, इसलिए 12 40, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में, इसलिए समय बढ़ेगा। अच्छा प्यारे बच्चे, इसके बाद हम बात करें, चलिए भाई, अगर इस दिशा में जाओगे तो 4 मिनट समय घटेगा, यहां 11:56, यहां 11:52, यहां 11:48, और यहां 11:20, यहां 11:20। ठीक है, ठीक है। 11:20 क्यों हुआ? क्योंकि 10 डिग्री है, 10 इंटू 4 40 मिनट समय घटेगा, इसलिए यहां 11:20 का समय हो रहा है। ठीक है, अब जो देश इस देशांतर पर पढ़ रहे होंगे वहां 12:12 हो रहा होगा समय, जो देश इस देशांतर पर होंगे वहां 12:40 समय हो रहा होगा, जो देश यहाँ होंगे वहां 11:20 का समय हो रहा होगा। ऐसे देशांतर रेखाओं के अंतर के कारण समय में अंतर होता है। अच्छा, अब आप कहोगे गुरुजी समय कितने प्रकार का होता है? समय 2 प्रकार का होता है बेटा। इस हिसाब से तो 0 डिग्री पर समय बढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? आप मान लो यहाँ 1 डिग्री वेस्ट पे हो, 0 डिग्री की ओर जाओगे तो समय बढ़ तो रहा है 4 मिनट। तुम भैया विशाल कुशवाहा जी क्या कर रहे हो? तुमने ये सोच रखा है कि गुरुजी की नाक कटानी है, मेरा ही मतलब सम्मान गिराना। इतने अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, समय बढ़ तो रहा है। देखो 2 डिग्री वेस्ट के मुकाबले देखो बढ़ रहा है समय, है? हाँ, ऐसे ही पढ़ाऊंगा, तुम परेशान मत हो, कहने दो। गुड़किया राहुल जी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, वो तो मैं केवल एक झटके दे देता हूँ कि जल्दी करा दूंगा फलाना ठिकाना। अपने हिसाब से कराऊंगा, मुझे पता है बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी तरीके से समझाना है। गुरु अपने कर्तव्य को भूल जाएगा तो फिर वो गुरु नहीं कहलाएगा। ठीक है जी, परेशान मत हो। चलो, अब तुम जो नोट करने वाले भैया है ना, फटाफट से नोट कर लो, मैं जरा भगवान को याद कर लेता हूँ। ठीक है, तुम नोट करो फटाफट से। चलो भाई, नोट कर लिया तुमने? ठीक है, कॉफी पी लो भाई। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लिया आपने। जयपुर आकर कैसा लगा? जयपुर में गया ही नहीं, मेरी तो कल मैराथन क्लास थी। रिवीजन नहीं कराओगे? रिवीजन भी देख लेंगे बेटा, पहले इसको तो कर लो कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं, है ना? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताया समय 2 प्रकार के होते हैं। अभी हम समय की बात कर रहे हैं, समय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे बच्चे, समय 2 प्रकार के होते हैं। समय, टाइम। एक समय है स्थानीय समय, स्थानीय समय, लोकल टाइम, और एक समय है मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। एक समय है मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम, एक समय है स्थानीय समय यानी कि लोकल टाइम। स्थानीय समय यानी कि लोकल टाइम, मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम। अब भैया आप कहोगे गुरुजी ये स्थानीय समय क्या होता है, ये मानक समय क्या होता है? हम्म, चलिए जरा देखते हैं स्थानीय समय क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं। लोकल टाइम क्या होता है? लोकल टाइम क्या होता है? स्थानीय समय क्या होता है? जरा हम देख लेते हैं।
देखिए, एक देश है, एक क्षेत्र मान लो, एक स्थान मान लो, एक देश मान लो, कुछ भी मान लो इसको। यहां से होकर बहुत सारी देशांतर रेखाएं पास कर रही हैं, गुजर रही हैं, बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं। देखो, यहां पर समय कितना हो रहा है, 11 बज रहे हैं। यहां 11 बजकर 4 मिनट, यहां 11 बजकर 8 मिनट, यहां 11 बजकर 12 मिनट, यहाँ 11 बजकर 16 मिनट, यहाँ 11 बजकर 20 मिनट और यहाँ 11 बजकर 24 मिनट। इतना समय हो रहा है यहाँ। ठीक है, देशांतर रेखाओं के अनुसार समय बता दिया। अच्छा, किसी स्थान विशेष से होकर गुजरने वाली एग्जैक्ट देशांतर रेखा के अनुसार निकाला गया समय स्थानीय समय कहलाता है। अब इस देश में बहुत सारे स्थानीय समय हो गए। यहाँ 11 बज रहे हैं, या 11:04 हो रहे हैं, 11:08 हो रहे हैं, या 11:12 हो रहे हैं, 11:16 हो रहे हैं, 11:20 हो रहे हैं, 11:24 हो रहे हैं। अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय, स्थानीय समय। वो मेरे प्यारे बच्चे स्थानीय समय होता है। मानक समय की भी चर्चा करेंगे। मानक समय की चर्चा करें उससे पहले जरा स्थानीय समय को एक बार देख लो। यहां किसी स्थान विशेष से होकर गुजरने वाली नियत देशांतर रेखा, फिक्स लॉन्गिट्यूड के अनुसार निकाला गया समय स्थानीय समय कहलाता है, लोकल टाइम कहलाता है। द टाइम टेकन अकॉर्डिंग टू द फिक्स लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड लोकल टाइम। उसको स्थानीय समय कहते हैं, उसको लोकल टाइम कहते हैं। क्लियर है? चलिए नोट करिए फटाफट से। नितिश मीणा जी कह रहे हैं सर माँ ठीक है आपकी, मैं माँ तो गुजर गई यार, 20 मार्च को ही गुजर गई थी। हाँ कमेंट आ रहा है भाई, पवन कुमार जी तुम्हारा कमेंट आ रहा है। ठीक है, सबका दिखता है भाई। अजीत कुमार जी, सबका कोई बच्चा ब्लॉक नहीं है, आपने नोट कर लिया होगा। मानक समय की चर्चा हम करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम की चर्चा करेंगे। आखिरकार स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, मानक समय क्या होता है। ठीक है जी बच्चे, मानक समय। चलिए मानक समय की बात करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। ये क्या होता है भैया, जरा इसको भी देखेंगे। इसको भी समझेंगे हम। क्या होता है मानक समय, क्या होता है स्टैंडर्ड टाइम। प्ले नहीं हो रहा, जरा देखो भाई वीडियो चला के। यार मनोज जी, कुछ बच्चे कह देते हैं बीच में टाइम क्लास नहीं चल रही, प्ले नहीं हो रहा। क्लास तो चल रही है यार, प्ले भी हो रहा है सही ढंग से। इधर से कोई दिक्कत नहीं, सभी बच्चे बताओ फटाफट से, क्या क्लास नहीं चल रही है? जल्दी से बताओ भाई, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ सेवक कुमार जी, तुमने मेरा नाम लिया नहीं है, मैं कैसे आ जाता वहां? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई, ये तो मुझे पता है। आशीष शर्मा जी, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, सब सब बढ़िया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब देखो इधर, ये एक देश है, यहाँ बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं, और इन बहुत सारी देशांतर रेखाओं में से किसी एक देशांतर रेखा को किसी एक देशांतर रेखा को देखो पहले यहां समझो, यहां कितने बज रहे हैं, 11, या 11:04, या 11:08, या 11:12, या 11:16, यहाँ 11:20। अलग अलग समयों पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय है।
ऐसे तो स्थिति गड़बड़ा जाएगी भाई। अब मान लो क्रिमिनल ने क्राइम किया यहाँ 11:04 पर, थाना इस जगह पर है, यहाँ 11 इस समय 11:08 हो रहे हैं। अब लोग आएंगे सूचना लेकर कि साहब क्राइम हो गया, कितने बजे हुआ? 11:04 पर। उस समय थाने की घड़ी में कितने बज रहे थे? 11:08। बोले थानेदार कहेंगे अभी तो 11:08 बजे हैं। कौन आया थानेदार साहब के पास? क्राइम हो गया। उन्हें कब हुआ था? कि अभी हुआ। उन्होंने नोट कर लिया 11:08 पे क्राइम हो गया। अब 11:08 तक क्रिमिनल को 4 मिनट मिल गए, तुरंत वो मॉल पहुंच गया, वहां सीसीटीवी कैमरा चल रहा था, बगल में मॉल में पहुंच गया, एटीएम पे पहुंच गया, सीसीटीवी कैमरा चल रहा था। थानेदार साहब ने पकड़ लिया उसको। बोले तूने क्राइम किया? कि नहीं साहब मैंने नहीं किया क्राइम। 11:08 पे तू कहां था? बोले मैं तो साहब मॉल में था, देख लो सीसीटीवी कैमरे में। भाई वाह, थानेदार साहब को छोड़ना पड़ेगा वो, तो 11:08 पे तो सीसीटीवी कैमरे में है वो, तो या कैसे मिल जाएगी उसे? बंद नहीं कर सकते उसे। ऐसे तो हजारों लाखों क्रिमिनल क्राइम करके बच जाएंगे। अंकित सर की भी हालत खराब हो जाएगी। कैसे? अंकित सर कहेंगे सभी कर्मचारी टाइम पे आओ क्लास में, सभी कर्मचारी अपने क्लास टाइम पे ऑफिस पहुंचो। कर्मचारी लेट आएंगे, बोले अंकित सर से कहेंगे टाइम हमारी घड़ी तो बिल्कुल सही बजा रही है। बेचारे अंकित सर भी परेशान। अब आप लोगों के लिए सोचते विचारते रहते हैं, वो फिर उनको यही सोचना पड़ेगा कर्मचारी टाइम पे कैसे लाऊं। लेट आने लगेंगे सब, अलग अलग घड़ियां हैं। अब अंकित सर को ज्ञान और दे देंगे, लेट आने के बाद अंकित सर को ज्ञान और दे देंगे हमारी घड़ी बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो भाई फिर कैसे होगा? ये तो पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। न ऑफिस समय पे, सरकारी ऑफिसों में तो और भी हालत खराब हो जाएंगे। अब वैसे भी तो आप जानते हो सरकारी कर्मचारी तो लेट पहुंचते हैं, फिर और लेट पहुंचेंगे, फिर तो वजह और मिल जाएगी उनको कि नहीं 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 देखो हमारी घड़ी सही है। डीएम भी कुछ नहीं कर पाएगा। डीएम को गुस्सा आया कि लास्ट से सस्पेंड कर दूं, बोले नहीं न्यायालय है, हम तो एग्जैक्ट टाइम पे आए हैं। कौशल सोलंकी जी, राजा कुमार जी, बड़ी हंसी आ रही, मैं सही कह रहा हूं? चलो भाई अब सुनो, इसका निदान क्या है? इसका निदान है कि इस देश से होकर गुजरने वाली विभिन्न देशांतर रेखाओं में से किसी एक देशांतर रेखा को मानक रेखा मान लो। किसी एक रेखा को स्टैंडर्ड लाइन मान लो जो लगभग किस देश के बीचों बीच से होकर गुजरती हो, उस देशांतर रेखा को मानक रेखा मान लिया जाता है। इस रेखा को मैंने मानक रेखा मान लिया। यहाँ कितना समय हो रहा है? 11:08। ये पूरे देश में लागू कर दिया गया। यहाँ भी 11:08, यहाँ भी 11:08। अब भैया तुम क्राइम करोगे 11:08 पे, तो 11:08 पे ही थानेदार साहब तुम्हें पकड़ लेंगे। ये थानेदार साहब की घड़ी और तुम्हारी उस जगह की घड़ी सेम समय बता रही है। अब अंकित सर भी बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस के साथ कह देंगे एम्प्लॉय से टाइम पे आना है, क्योंकि अंकित सर की घड़ी और तुम्हारी घड़ी सेम है। अब सरकारी ऑफिसों में भी डीएम साहब चाहेंगे तो सस्पेंड कर देंगे किसी को भी, क्योंकि लेट आया है, क्योंकि डीएम साहब की घड़ी और कर्मचारी घड़ी में समय समान है। ये मानक समय कहलाता है बच्चे। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक भारत का देशांतरी विस्तार है। ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया है। इस हिसाब से भारत से होकर लगभग 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, लगभग 30 देशांतर रेखाएं। लगभग 30 देशांतर रेखाएं भारत से होकर गुजरती हैं, भारत से होकर पास करती हैं। ठीक है जी। अब लगभग 30 देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं, यानी कि लगभग 30 समय हो गए। फिर भारत में भी कितने समय हो गए? 30। लेकिन भारत में 30 समय नहीं है बच्चे। भारत की 82.5 डिग्री ईस्ट की जो देशांतर रेखा है ना, उसे भारत की मानक रेखा माना गया है। भारत की मानक रेखा, स्टैंडर्ड लाइन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड लाइन ऑफ इंडिया। इसके अकॉर्डिंग जो यहां पर समय होता है वही 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर और वही 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर समय होता है।
ये भारत का मानक समय है। ग्रीनविच देशांतर रेखा से 5.5 घंटे आगे है भारत का मानक समय बच्चे। देखिए, किसी देश से होकर गुजरने वाली विभिन्न देशांतर रेखाओं में से किसी एक देशांतर रेखा को मानक समय रेखा मानकर उसके अनुसार निकाला गया समय मानक समय कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। Considering one of the various longitude lines passing through a country as the standard line, the time drawn according to it is called standard time. बोलो, क्लियर है? यहां पर कॉपी कर लो आप फटाफट, जिसको कॉपी करना है। तो साहब विपुल जी, आपको जो चीज समझ में नहीं आए फटाफट से बता देना। गुरुजी ये सब दे लाइन समझ में नहीं आया है, मैं बता दूंगा उसको, परेशान मत हो। चलिए कॉपी करें फटाफट से, जिसको कॉपी करना है। आराम से ही पढ़ाऊंगा राहुल कुमार जी, परेशान मत हो। पहले सिलेबस होने दीजिए भाई, डमरू धारा नायक जी, उसके बाद देखेंगे पीवाईक्यूज। बस आज मैं यहीं तक इसको रखूंगा सिलेबस को। अब मैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की चर्चा करता हूं। बहुत सारे बच्चों का डाउट था सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो दो चीजें और देख लीजिए। 82.5 डिग्री ईस्ट की रेखा भारत की मानक रेखा है। 82.5 ईस्ट लाइन इज द स्टैंडर्ड लाइन ऑफ इंडिया। और भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा के समय से 5.5 घंटा आगे है। क्या है? 5.5 घंटा आगे है। अभी इस चीज पर, इस मुद्दे पर आप कंसीडर मत करना, कल इन चीजों की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये यहां पर ये बताया गया है कि कैसे भारत का समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। कल चर्चा होगी इस मुद्दे पर। ठीक है भाई, चलिए। तो इस प्रकार से ये तथ्य भी लिख लीजिए, यहीं तक हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्यारे साथी, हम लोग किसकी? हम लोग चर्चा करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स क्या होता है? सोलर एक्लिप्स, देखिए पिक्चर में 3 हीरो होते हैं, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी। ग्रहण जिस पर भी लगेगा वो दिखाई नहीं देगा, चाहे सूर्य पर लगे चाहे चंद्रमा पर लगे, वो दिखाई नहीं देगा भाई। अब मान लीजिए सूर्य नारायण है, ये पृथ्वी है, अर्थ, ये सूर्य है, सन। अब पृथ्वी से सूर्य बड़े आराम से दिख रहा है। एक स्थिति में नहीं दिखेगा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए। बताओ बच्चे क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए, मून। पिक्चर में हीरो केवल 3 ही हैं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा अगर आ गया तो पृथ्वी से सूर्य नारायण नहीं दिखेंगे। ये स्थिति चंद्र सूर्य ग्रहण कहलाती है। किसका चित्र है? इमेज किसका है? ये सूर्य ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का, सोलर एक्लिप्स का इमेज है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। आज अमावस्या की तिथि है, सूर्य ग्रहण है। जरूरी नहीं हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो, लेकिन जब भी होगा अमावस्या के दिन होगा। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या, न्यू मून के दिन होता है। हमेशा अमावस्या के दिन होता है भाई सूर्य ग्रहण। ठीक है, अब आज 8 अप्रैल को अमावस्या है, सोमवती अमावस्या कहते हैं, बड़ी अमावस्या इसको माना जाता है। ठीक है, अमावस्या के दिन अपने पितरों को भोग इत्यादि दिया जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से, और ग्रहण काल में की गई पूजा
आप लोगों के लिए विशेष तौर पर 10 गुनी, 1000 गुनी लाभदायक होती है, ऐसा अध्यात्म में बोला जाता है। राम का नाम आप सामान्य तौर पर लेते हो तो उसका प्रभाव कम, लेकिन ग्रहण काल में लेते हो तो हजारों गुना ज्यादा प्रभाव उसका होता है। तो सभी बच्चे आज रात 9 बजे के बाद सूर्य ग्रहण के काल में राम का नाम ले सकते हैं। ये चंद्र ग्रहण है बच्चों, चंद्र ग्रहण भी समझ लीजिए अच्छी तरीके से। ल्यूनर एक्लिप्स इसको हम लोग कहते हैं, ल्यूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। ये क्या होता है? यहां चंद्रमा नहीं दिखेगा, अमावस्या है बेटा, न्यू मून है जी। इस समय क्या होता है देखिए, ये सूर्य है, सन, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा ना दिख रहा, ये पृथ्वी है, अर्थ। चंद्रमा हमें जब नहीं दिखेगा जब चंद्रमा यहां पर आ जाए, मून। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से टकराकर इधर उधर हो गया, लेकिन चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए चंद्रमा पर अंधेरा रहेगा। ये चित्र किसका है? ये चित्र है चंद्र ग्रहण का, ल्यूनर एक्लिप्स का चित्र है। ल्यूनर एक्लिप्स का चित्र है। और चंद्र ग्रहण हमेशा हमेशा पूर्णिमा को होता है, फुल मून को होता है। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चे, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होगा और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होगा। तो इस प्रकार से आपने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को भी जाना। आज सूर्य ग्रहण है, बड़ी आपकी उत्सुकता थी ग्रहण को जानने की, और देशांतर रेखाएं, समय मापन इत्यादि जाना। कल यहां से आगे के टॉपिक पर, मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।